अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतिहास के गलियारों में गूंजने वाला नाम जिसकी विरासत ने दुनिया को अनगिनत तरीकों से आकार दिया है। ये नाम इतिहास में गूंजता है बेमिसाल नेतृत्व और सैन्य प्रतिभा का प्रतीक। वो एक राजा था, एक योद्धा, एक विजेता। उसके अभियान ग्रीस से मिस्र तक और भारत के किनारों तक फैले हुए थे। लेकिन इस कहानी से पहले एक लड़का था, सपनों वाला, महत्वाकांक्षाओं वाला और एक ऐसी नियति वाला जिसने दुनिया बदल दी। 356 ईसा पूर्व पेला मैसेडोनिया में जन्मा अलेक्जेंडर कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका जन्म स्थान पेला संस्कृति और शिक्षा का शहर था जिसने उसकी महानता का मंच तैयार किया। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, एक शक्तिशाली शासक और एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार जिन्होंने मैसेडोनियन साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी मां ओलंपियास थी, एक महत्वाकांक्षी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला। वो अलेक्जेंडर के जीवन में एक प्रेरक शक्ति थी जिसने उसमें नियति की भावना पैदा की। उसने महान ग्रीक नायक एकिलीस से वंश का दावा किया और माना कि उसका बेटा महानता के लिए नियत था। अलेक्जेंडर देवी देवताओं और नायकों की कहानियों से घिरा हुआ बड़ा हुआ, जिन कहानियों ने उसकी कल्पना और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। वो एक तेज और जिज्ञासु बच्चा था, हमेशा सीखने और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। उसका शिक्षक प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल था, जो प्राचीन दुनिया के महानतम दिमागों में से एक था। एरिस्टोटल ने उसमें ज्ञान और सीखने का प्यार पैदा किया, उसे दर्शन, साहित्य और विज्ञान के बारे में सिखाया। उसने अलेक्जेंडर को दुनिया की जटिलताओं, आलोचनात्मक सोच के महत्व और ज्ञान के मूल्य के बारे में सिखाया। लेकिन अलेक्जेंडर युद्ध की कला की ओर भी आकर्षित था। वो उन रणनीतियों और युक्तियों से मोहित था जो युद्ध के मैदान में जीत दिला सकती थीं। उसके पिता, एक कुशल सैन्य नेता, ने उसे युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, उसे एक सेना का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक कौशल सिखाया। अलेक्जेंडर युद्ध के सभी रूपों में उत्कृष्ट था, रणनीति और नेतृत्व के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा दिखाता था। वो मजबूत, तेज और निडर था, वो गुण जो उसके भविष्य की विजयों में उसके काम आएंगे। उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में महारत हासिल की। कम उम्र में ही एक दुर्जेय योद्धा बन गया। 16 साल की उम्र तक अलेक्जेंडर युद्ध में सैनिकों की कमान संभाल रहा था, अपने नेतृत्व और सामरिक कौशल का प्रदर्शन कर रहा था। युवा राजकुमार की क्षमता उन सभी के लिए स्पष्ट थी जो उसे जानते थे। उसका करिश्मा और बुद्धिमत्ता उसे उसके साथियों से अलग करती थी। वो महानता के लिए नियत था, एक ऐसी नियति जो उसे इतिहास के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक बना देगी। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उसे पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और खतरे की दुनिया में धकेल दिया गया। उनके पिता किंग फिलिप II का कत्ल कर दिया गया। इस अचानक और हिंसक घटना ने किंगडम में सत्ता का एक खालीपन छोड़ दिया। युवा अलेक्जेंडर गद्दी पर बैठे, एक ऐसी पोजीशन जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया था, लेकिन शायद इतनी जल्दी नहीं। उन्हें एक शक्तिशाली किंगडम विरासत में मिला जो रिसोर्सेज और मिलिट्री स्ट्रेंथ से भरपूर था, लेकिन साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस से भी भरा था। लेकिन उन्हें अपने पिता के दुश्मन भी विरासत में मिले, जो दरबार के अंदर और मैसेडोनिया की सीमाओं के बाहर दोनों जगह थे। कई लोगों ने फिलिप की मृत्यु को विद्रोह करने, नए युवा राजा के अधिकार को चुनौती देने के अवसर के रूप में देखा। अलेक्जेंडर ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया, एक ऐसा दृढ़ संकल्प और लीडरशिप दिखाया जो उनकी उम्र से कहीं आगे था। उन्होंने ग्रीस में अपनी पावर को जल्दी से मजबूत किया, सिटी स्टेट्स को डिप्लोमेसी और फोर्स के मेल से अपने शासन में एकजुट किया। उन्होंने निर्णायक बल से विद्रोहों को कुचल दिया। उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई जिन्होंने उनका विरोध किया। अपने किंगडम को सुरक्षित करने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी नजर एक बहुत बड़े इनाम पर टिका दी, पर्शियन एम्पायर, जो प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी। पर्शियन एम्पायर अपने समय की सुपर पावर थी, जो विशाल टेरिटोरीज और रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी, जो कि अजेय लगते थे। यह विशाल टेरिटोरीज और रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था। अलेक्जेंडर का इन्वेजन बहुत ही साहसिक था। उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन वह निडर थे। लेकिन अलेक्जेंडर के पास एक सीक्रेट वेपन था, उनकी मिलिट्री जीनियस। उनकी स्ट्रैटेजीज इनोवेटिव थीं, उनकी टैक्टिक्स अनप्रेडिक्टेबल थीं। उन्होंने सबसे अच्छे लोगों से सीखा था, उनके पिता और एरिस्टोटल से, जिन्होंने उनमें नॉलेज का प्यार और एक गहरी स्ट्रेटेजिक माइंड पैदा की थी। उन्होंने टैक्टिकल ब्रिलियंस को अटूट करेज के साथ जोड़ा। उनके सैनिक उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनके विजन और ब्रेवरी से प्रेरित थे।
वे उनके पीछे कहीं भी जाते, रेगिस्तान और पहाड़ों से, नदियों के पार और दुश्मन के इलाके के बीचों बीच। अलेक्जेंडर का पर्शियंस के खिलाफ कैंपेन था बहुत ही जबरदस्त विक्ट्रीज का। सबसे पहले उसने पर्शियन आर्मी का सामना किया ग्रानिकस रिवर पे 334 बीसी में। पर्शियंस की फौज अलेक्जेंडर की फौज से बहुत ज्यादा थी, लेकिन अलेक्जेंडर अपनी हिम्मत और तेजी से आगे बढ़ा। वो पर्शियन लाइंस में घुस गया। मैसेडोनियन फैलैंक्स, भयानक स्पीयरमैन का फॉर्मेशन, कोई नहीं रोक सका। ग्रानिकस में जीत ने एशिया माइनर के दरवाजे खोल दिए। एक के बाद एक हर सिटी अलेक्जेंडर की आर्मी के हाथ में आ गई। फिर उसने पर्शियन किंग डारियस द थर्ड का सामना किया इस में 333 बीसी में। इस की लड़ाई बहुत बड़ी टक्कर थी। डारियस ने बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी की थी। उसके पास युद्ध के हाथी और रथ थे, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे चकमा दे दिया। उसने पर्शियन आर्मी को सी के किनारे फंसा लिया। लड़ाई बहुत जोरदार थी। डारियस युद्ध के मैदान से भाग गया, अपने परिवार को अलेक्जेंडर की दया पर छोड़कर। अलेक्जेंडर अपने दुश्मनों को एक पल की भी राहत न देते हुए लगातार आगे बढ़ता रहा। उसकी महत्वाकांक्षा और रणनीतिक प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं था। उसने एक लंबी और भीषण घेराबंदी के बाद टायर पर कब्जा कर लिया, जिससे उसकी दृढ़ता और सैन्य कौशल का पता चलता है। फिर वह इतिहास और संस्कृति से भरपूर मिस्र देश में कूच कर गया। मिस्रवासियों ने उसका स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में किया। उसे फारसी शासन से मुक्तिदाता के रूप में देखा। उन्होंने उसे फिरौन का ताज पहनाया, एक ऐसा खिताब जो उसकी स्वीकृति और अधिकार का प्रतीक था। लेकिन सिकंदर अभी दारा से निपटा नहीं था। उसकी नजर एक बड़े इनाम पर टिकी थी, संपूर्ण फारसी साम्राज्य की विजय। वह जानता था कि विशाल फारसी क्षेत्रों पर अपनी विरासत और नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए उसे फारसी राजा को निर्णायक रूप से हराना होगा। अंतिम तसल्ला 331 ईसा पूर्व में गौगा मेला में हुआ, एक ऐसी लड़ाई जो साम्राज्यों के भाग्य का फैसला करेगी। दारा ने सिकंदर को भारी संख्या में कुचलने और अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद में और भी बड़ी सेना इकट्ठा की थी। युद्ध का मैदान विशाल था, जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। फारसी साम्राज्य के भविष्य के साथ दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे। सिकंदर हमेशा की तरह शांत और संयमित रहा। उसका दिमाग अपने काम पर केंद्रित था। उसने हर विवरण का विश्लेषण करते हुए और फारसी संरचना में किसी भी कमजोरी की तलाश करते हुए युद्ध के मैदान का ध्यानपूर्वक सर्वेक्षण किया। उसने फारसी पंक्तियों में एक अंतर देखा, एक गंभीर कमजोरी जिसका फायदा उठाया जा सकता था। उसने अपना अवसर देखा और उसे सीज्ड कर लिया। उसने अपने साथी घुड़सवार सेना को चार्ज करने का आदेश दिया। उनकी गति और क्रूरता युद्ध के मैदान में बेजोड़ थी। वे अविश्वसनीय बल के साथ उस अंतर से टकरा गए, फारसी लाइनों को तोड़ दिया और दुश्मन के रैंकों के बीच अराजकता पैदा कर दी। वे सीधे दारा के लिए सवार हुए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था और उनका संकल्प अडिग था। दारा घबरा गया और एक बार फिर भाग गया, जो सिकंदर की सेनाओं के अथक हमले का सामना करने में असमर्थ था। फारसी सेना नेतृत्वहीन और मनोबल गिरा हुआ तेजी से विघटित हो गया। उनका लड़ने का इरादा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। गौगा मेला सिकंदर के लिए एक निर्णायक जीत थी, जो उसकी रणनीतिक प्रतिभा और उसके आदमियों की बहादुरी का प्रमाण थी। इसने फारसी साम्राज्य के अंत का प्रतीक था, प्राचीन दुनिया में शक्ति संतुलन में एक स्मारकीय बदलाव। सिकंदर अब फारस का स्वामी था। उसका साम्राज्य ग्रीस से लेकर भारत के छोर तक फैला हुआ था, जो उसकी महत्वाकांक्षा और कौशल का एक सच्चा प्रमाण था। 5वां भाग, आगे बढ़ो। सिकंदर की फौजी कामयाबी का एक बड़ा कारण उसकी लीडरशिप थी। वो एक कैरिस्मेटिक फिगर था, अपने सिपाहियों को प्रेरित करता था, उनकी तकलीफों में उनका साथी था। लड़ाई में वो अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता था। वो एग्जाम्पल सेट करता था। उसके सिपाही उस पर जान छिड़कते थे। वो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट भी था। वो स्पीड, सरप्राइज और मैन्यूवर की इंपॉर्टेंस समझता था। हर एनिमी के हिसाब से अपनी टैक्टिक्स बदलता था। वो लॉजिस्टिक्स का मास्टर था। लंबे कैंपेन्स में भी अपनी सेना को सप्लाईज पहुंचाता रहता था। सिकंदर अपने दुश्मनों पर निर्दयी था, लेकिन वो दयालु भी हो सकता था। जो सरेंडर कर देते थे, उनकी जान बख्श देता था। जीते हुए लोगों को अपने रीति रिवाज और धर्म रखने की इजाजत देता था। वो एक विशाल मल्टीकल्चरल एम्पायर बनाना चाहता था। उसका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां यूनानी और पारसी मिलजुल कर शांति से रह सकें। सेक्शन 6, दुनिया बदल गई। अलेक्जेंडर की जीत ने दुनिया पर गहरा असर डाला। उसने अपने पूरे साम्राज्य में ग्रीक संस्कृति, भाषा और विचारों को फैलाया। ग्रीक और पूर्वी संस्कृतियों के इस मेल से हेलेनिस्टिक एज की शुरुआत हुई।
यह बौद्धिक और कलात्मक विकास का एक महान काल था। अलेक्जेंडर ने अपने साम्राज्य में कई शहरों की स्थापना की। ये शहर शिक्षा और व्यापार के केंद्र बन गए। इन्होंने ग्रीक संस्कृति और ज्ञान को फैलाने में मदद की। उसकी सबसे प्रसिद्ध स्थापना मिस्र में अलेक्जेंड्रिया थी। यह प्राचीन दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक बन गया। अलेक्जेंडर की विजय का व्यापार पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा। उसने पूर्व और पश्चिम के बीच नए व्यापार मार्ग खोले। इससे आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। दुनिया और ज्यादा जुड़ने लगी थी। सेक्शन 7, द कॉन्करर्स लेगेसी। अलेक्जेंडर का एम्पायर उसके मरने के बाद ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसके जनरल्स में आपस में लड़ाइयां होने लगी। कौन कंट्रोल करेगा इसके लिए? पूरा एम्पायर बंट गया। लेकिन अलेक्जेंडर की विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। वो अपने समय में ही एक लेजेंड बन गए थे। कला, साहित्य और कहानियों में उनका जश्न मनाया जाता था। सदियों तक लोग अलेक्जेंडर के जीवन और उपलब्धियों से प्रभावित होते रहे। वो राजाओं और विजेताओं के लिए एक आदर्श बन गए। जनरल्स उनकी मिलिट्री जीनियस के बारे में पढ़ते थे। उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक आदमी क्या हासिल कर सकता है। सेक्शन 8, सिकंदर का समय के साथ गूंज। सिकंदर 323 ईसा पूर्व बाबुल में चल बसे। वो सिर्फ 32 साल के थे। उनकी मौत का कारण आज तक एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि मलेरिया हुआ था, कुछ को जहर का शक है। चाहे जो भी हो, उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। सिकंदर एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमें प्रेरित और जिज्ञासु बनाती है। वो एक अपूर्ण नायक थे। वो महत्वाकांक्षी, निर्दयी और सत्ता के भूखे थे। लेकिन वो साहसी, बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थे। उन्होंने एक संयुक्त दुनिया का सपना देखा था। उन्होंने मानवीय महत्वाकांक्षा की सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। सिकंदर महान, उनकी कहानी एक व्यक्ति की दुनिया को बदलने की शक्ति की याद दिलाती है।